एआई कंपनी के अंदर एआई एक्सपर्ट्स भी हैं और बिजनेस एक्सपर्ट्स भी हैं। एआई बहुत सारे काम कर सकती है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर सकता है। यानी एआई एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं कि एआई ये बहुत सारे काम एआई कर सकती है। बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो हैं वो राय दे रहे हैं कि ये काम ऐसे हैं जिनको करने से हमारा बिज़नेस जो है वो फ्लॉरिश कर सकता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अब प्रोजेक्ट एआई का चूज़ करना है उसके दरमियान कि ये किस तरह का होगा। बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा कि वो एआई से हो सकता है या नहीं हो सकता, या एआई जो जो चीज़ें ऑफ़र कर रही है कि ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो क्या वो काम करने से बिज़नेस हमारा ग्रो कर जाएगा। तो ये एक तरह का जो है वैन बनेगा कि इन दोनों के अंदर आपको ऐसा डोमेन निकालना पड़ेगा जो दोनों के लिए फ़ीज़ेबल हो, कि जो एआई कर भी सकती हो और जो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद भी हो। इन दोनों कामों के अंदर जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, एआई एक्सपर्ट्स भी होंगे और डोमेन एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्रेमवर्क, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टास्क को ऑटोमेट करें, जॉब को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचें। ऑटोमेटिंग टास्क रादर दैन जॉब। इसको मज़ीद एलिब्रेट करता हूँ कि आप किसी जॉब के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करता है अभी थ्रोट का इन्फेक्शन, वो आइडेंटिफाई करता है जी, आप जाते हैं उसके पास, मुंह खोलते हैं, वो आपके थ्रोट को देखता है और आइडेंटिफाई करने के बाद वो गैस करता है कि यार आपको ये इन्फेक्शन हुआ, उसके हिसाब से मेडिसिन देता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बोलेंगे यार मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि उसके अंदर आप नहीं होंगे, बल्कि कोई भी पेशेंट जो है वो कैमरे के सामने या अपने इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने थ्रोट की पिक्चर लेगा और मशीन लर्निंग सिस्टम या एआई सिस्टम जो है वो बता देगा उसके थ्रोट का इन्फेक्शन है और कौन सी वाली कैटेगरी का, कौन सी वाली टाइप का है। तो आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो डॉक्टर तो आपको भगा देगा कि भाई उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उसकी जॉब ख़त्म करने के लिए आ गए आप। बजाय इसके कि आप ये कहें कि आपकी जॉब रिप्लेस कर रहे हैं हम, आपको ये कहना चाहिए कि आपका काम आसान कर रहे हैं, आपका टास्क ऑटोमेट कर रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अच्छी प्रेडिक्शंस करने में, आपके रिज़ल्ट्स, आपकी प्रिसिशन बेहतरीन हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट मीन्स कि ऑटोमेट टास्क रादर देन जॉब। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए जो मेन बिजनेस ड्राइवर्स हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो की डिसीजन मेकर्स हैं कि ये काम एआई से करना है या नहीं करना है। कन्विंस करना बिग बॉसेस को ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये काम जो है ना वो इस तरह कर दिया जाए। तो इसके लिए अब क्या होता है, ज़ाहिर है उन्हें नई नई प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, एआई के बारे में बताया जाता है, कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, कुछ कंपनीज़ की सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जिससे उनका माइंड मेकअप होता है कि ये काम वाकई उन्हें करना चाहिए। तो जब की डिसीजन मेकर्स जो हैं जब वो इस तरफ आएंगे तभी वो फ्लो जो है वो बनेगा और डिसाइड होगा कि यार ये काम जो है ना वो एआई से हमें करवा लेना चाहिए। इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू हैव बिग डेटा? नहीं, इसका जवाब है नो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिग डेटा का इंतज़ार करें। हमने बहुत शुरू में एक कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था कि आप 3 साल तक डेटा जमा करते रहें इस आस के ऊपर कि जब बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो वो एआई टीम को दे देंगे। तो बिग डेटा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा डेटा है तो आप अपना प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 10 डेटा सेट्स हैं, 100 हैं, 1000 हैं, इससे आपका काम स्टार्ट हो सकता है, आपका प्रोटोटाइप जनरेट हो सकता है। फिर डेटा आता रहेगा, मॉडल काम करता रहेगा और फर्दर ट्रेन होता रहेगा। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे डेटा का अमाउंट बढ़ता रहता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस का ग्राफ बढ़ता रहता है। थोड़े डेटा में क्या होगा, आपके रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा मॉडल काम कर रहा है, गलत कर रहा है लेकिन काम कर रहा है। तो काम करना ये भी खुशाइंद बात है, डेड नहीं है। अभी गलत कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेटा मिलता रहेगा और ये काम सही करता रहेगा। अच्छा, काम सही करने का मयार याद रहना चाहिए, जो आपकी सेट की हुई एक्यूरेसी है कि वहाँ तक पहुँच जाए तो हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो अब सही काम कर रहा है।
आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल डाइलिजेंस और बिजनेस डाइलिजेंस को, इनका कंपैरेटिवली डिस्कशन करेंगे कि टेक्निकल डाइलिजेंस में क्या चीज़ आती है। सबसे पहली टेक्निकल डाइलिजेंस में जो चीज़ आती है वो ये होती है कि ये जो AI बेस्ड सिस्टम बना रहा हूँ ये क्या उस हद तक परफॉर्मेंस दे सकेगा जो हमारी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस लेने का या एक्यूरेसी का लेवल है, क्या ये वाकई सिस्टम वहाँ तक जा सकेगा। दूसरा इसके अंदर होता है कि इसके लिए डाटा कितना रिक्वायर्ड होगा, उस हद तक एक्यूरेसी पर जाने के लिए हमारे पास क्या इनफ अमाउंट में डाटा मौजूद है। तीसरी बात टेक्निकल डाइलिजेंस में ये होती है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसका इंजीनियरिंग टाइम क्या है, 2 महीने लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। अच्छा, इस इंजीनियरिंग टाइम की जब बात कर रहे हैं तो ये सारी डोमेन्स को कवर करेगा। इसमें डाटा कलेक्शन भी हो सकता है, डाटा रिफाइनिंग भी हो सकता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होकर आपने इंजीनियरिंग टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा हो कि आपके लिए फीजिबल ही ना हो कि भाई ये तो फ़ायदा ही नहीं होगा अगर प्रोडक्ट जो है वो इतनी देर में लॉन्च होगी। इसके अगेंस्ट बिज़नेस वाले जो बिज़नेस डाइलिजेंस करेंगे वो क्या करेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इससे क्या हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे क्या हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्या इसके लॉन्च होने से कोई नई प्रोडक्ट हमारे लिए आसान हो जाएगी, हम नई प्रोडक्ट बना सकेंगे। आप समझ सकते हैं बिज़नेस वाले क्या सोचेंगे, रेवेन्यू के बारे में, टेक्निकल वाले अपने टेक्निकल एस्पेक्ट से सोचेंगे। तो कंपैरिजन में टेक्निकल डाइलिजेंस और बिजनेस डाइलिजेंस, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, टेक्निकल डाइलिजेंस में पहली चीज़ होगी कि डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस हमें ये AI सिस्टम देगा या नहीं देगा, इसके लिए डाटा कितना रिक्वायर्ड होगा, है हमारे पास या नहीं है, इसका इंजीनियरिंग टाइम कितना होगा, हमारे जितना रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट का टाइम है उसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा। बिजनेस डाइलिजेंस में वो सोच रहे हैं कि भाई इससे कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, हमारी करंट कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, इससे हमारा करंट प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं होगा, इसकी मदद से कोई हम नई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह की डाइलिजेंस है, वो है एथिकल डाइलिजेंस, कि हमें एथिकल ग्राउंड पे भी सोचना चाहिए कि हम ठीक है हमारा प्रोजेक्ट AI बेस्ड है, अच्छी तरह बन भी रहा है, इससे हमारे बिज़नेस को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन क्या एथिकली हमारी प्रोडक्ट सही है, इसका सोसाइटी पे इम्पेक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं टिकटॉक, अब टिकटॉक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एथिकल ग्राउंड पे उसका क्या किरदार है सोसाइटी में, उससे क्या हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। आज हम स्टडी करेंगे कि हमें क्या चीज़ें बाय करनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आप प्रोडक्ट अपनी बना रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट का मेन आइडिया कुछ होता है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं जो कि मार्केट में पहले से मौजूद होती हैं। तो क्या हमें मार्केट में मौजूद चीज़ें जो मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें उनका पैरेलल ख़ुद डेवलप करना चाहिए। तो इस बारे में जो राय है वो ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ, कि जो मेरी प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है मैं उसके ऊपर ध्यान दूं, बजाय इसके कि जो थोड़े बहुत रॉ मटेरियल्स चाहिए इंडस्ट्री से या लोगों की प्रोडक्ट्स से मैं वो बनाने शुरू कर दूं। वो तो पहले से मौजूद हैं और वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी हैं, मतलब वो बहुत हाई लेवल की हैं, उसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए, बनाने के लिए बड़ा टाइम भी लगेगा कि अगर मैं उनकी प्रोडक्ट को मैच बनाने लग जाऊं। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप जाइंट्स के साथ या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लेवल की प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में जो आपकी स्पेशलाइजेशन है आपकी प्रोडक्ट की, आपका ध्यान उससे हटेगा, आपका फोकस हटेगा, आपका टाइम, आपका रिसोर्स सारा जो है उस तरफ शिफ्ट होगा। तो बेटर आइडिया ये है कि आप ध्यान दें अपनी प्रोडक्ट की तरफ जो आपकी स्पेशलिटी है और जो इंडस्ट्री के अंदर पहले से चीज़ें मौजूद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, आप उनको बाय करना शुरू कर दें। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू वर्क विद द AI टीम। तो AI टीम के साथ काम करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपके मॉडल का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यकीनी तौर पर एक्यूरेसी ही होता है कि ये मॉडल
कितने % एक्यूरेट होगा या कितने % एक्यूरेट काम कर रहा होगा, तो ये मैं एक्सेप्ट करूँगा, इसको डिप्लॉय कर लूँगा। वो 95% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, बास केसेस में 100% भी हो सकता है। अच्छा, किसके ऊपर? 3 तरह से चीज़ होती है। पहले मॉडल ट्रेन होता है, तो ज़ाहिर है ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी। फिर मॉडल को वैलिडेट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वैलिडेशन एक्यूरेसी भी होगी। और फिर फाइनली मॉडल को टेस्ट किया जाता है टेस्ट डेटा के ऊपर। तो ये तीनों तरह की एक्यूरेसी जो है वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई ट्रेनिंग में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिडेशन में इतनी, और टेस्ट में इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें 100% एक्यूरेसी डिमांड करनी चाहिए? नहीं, हर प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। एक्यूरेसी 100% ना होने की वजूहात क्या हैं? आपके पास डाटा मैसी हो सकता है, डाटा की वैल्यूज़ मिसिंग हो सकती हैं, डाटा के लेबल्स गलत लगे हो सकते हैं। कैट को डॉग कहा गया, कहीं फीड कर दिया गया, कहीं डॉग को कैट फीड कर दिया गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शामिल हो जाते हैं डाटा के अंदर, जिसकी वजह से मॉडल बेहतरीन लर्निंग नहीं कर पाता। 95% तक जाएगा, 100% तक नहीं जाएगा, 97% तक जाएगा, 100% तक नहीं जाएगा। मे भी चला जाए, आपका डाटा बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में है, बहुत ही वेल मैनेज है, नॉर्मलाइज्ड हुआ हुआ है, सब कुछ बड़ा सेट है उसके अंदर, चांसेस है कि 100% एक्यूरेसी भी आ जाएगी। लेकिन सिर्फ डाटा फिल होना भी काफ़ी नहीं है, राइट वैल्यूज़ फिल्ड हैं। मार्केट से जो डाटा कैप्चर किया गया है, जो डाटा फीड किया गया है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, फेक डाटा तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ज़रूर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से एक्यूरेसी जो है वो डाउन होने लगती है। अगर इन सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन आ सकती है।